जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का भाग 4। इसमें हम लोग आज आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले इसके 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्न 115 है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण व्यंजन कौन है, तो विकल्प सी भ जो है महाप्राण व्यंजन में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों का समूह कौन कौन है, तो ख, छ और ठ ये सभी क्या है, महाप्राण है। बाकी ये सभी क्या है, महाप्राण नहीं है। महाप्राण कौन है, महाप्राण कौन नहीं है, इसके पहले मैंने बताया हुआ है, तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ सही हल कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 117 पे कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो कौन महाप्राण है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो देखिए इसका क महाप्राण नहीं है, ग महाप्राण नहीं है, अंग भी महाप्राण नहीं है, लेकिन ठ क्या है, महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। कौन कौन, दूसरा और चौथा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 118 नंबर कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। देखिए ये प्रश्न हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले। तो प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाप्राण। इसे अल्प प्राण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन नहीं कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो दूसरा और चौथा से संबंधित है। पहला दूसरा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा से संबंधित है। तो विकल्प सी हम लोगों का जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 120 दिया हुआ कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, नहीं होते हैं, घोष होते हैं, नहीं होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो सही है, क्या सही है, इसका विकल्प बी सही है, जो कि तीसरे नंबर पे हो गया है। तो क्या सही है, इसका विकल्प बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है, मतलब कौन सा है जो गलत है। तो पहला विकल्प दिया हुआ कि हिंदी में इज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो यही क्या है, अशुद्ध है। विसर्ग कंठ होते हैं, छत्री संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छत्री जो है क और स से मिलकर बना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, विकल्प बी हम लोगों का इसका सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है, देखिए ग जो है वो अघोष नहीं है, फ जो है ये अल्प प्राण नहीं है, स उष्म व्यंजन है, और ठ जो है वो अघोष होता है, सघोष नहीं होता है। तो विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 123 कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो
अघोष वर्ण विकल्प सी तो लिखा ही नहीं गया है, बी नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज। ठीक, अब देखिए अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष अघोष नहीं होता है, अ जो है सघोष होता है, ह जो होता है ये भी सघोष होता है, ज जो होता है ये अघोष होता है, और ये स जो है उष्ण होता है। सही हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प बी हम लोगों का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो निम्न में अघोष वर्ण कौन सा ये बताना है। तो अघोष हम लोगों का प जो होता है वो अघोष वर्ण होता है। कौन सा होता है, प जो अघोष वर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं। सेक में कौन सा वर्ण अघोष है। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो ये जो होता है च अघोष होता है, क्योंकि पहला और दूसरा देश को ये सभी गलत है, लेकिन विकल्प ए हम लोगों का सही है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 126 कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण क्या है, अघोष है। तो पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है, क है, और बाकी ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये दूसरा कौन सा है, तीसरा है। तो पहला यानी क इसमें से क्या है, अघोष वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 127 पे। प्रश्न 127 दिया हुआ है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं जो पहला होता है और दूसरा ये जो होता है अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या होता है, सघोष या घोष होता है। तो कौन सा घोष है, तो क नहीं है, च नहीं है, ट नहीं है। तो कौन सा घोष हो जाएगा, 127 का पहला सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें से सघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ब जो होता है ये क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, और ये दोनों अघोष हो जाएंगे, स जो है वो उष्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 129 नंबर पे। 129 नंबर क्या दिया हुआ है कि अयोगवाह कहा जाता है। तो किसको अयोगवाह कहा जाता है, तो विसर्ग को कहा जाता है। तो विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विसर्ग को ही क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। महाप्राण को नहीं कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को नहीं कहा जाता है, और अल्प प्राण को भी नहीं कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 130 दिया हुआ कि अयोगवाह कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है, तो अनुस्वार और विसर्ग को जो है वो अयोगवाह कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को अयोगवाह नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो वर्ण लिपियां कितनी होती हैं, तो 52 होती हैं। कितनी होती हैं, 52 वर्ण लिपि होती है। जितने वर्ण होते हैं उतनी वर्ण लिपि होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 133 दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। तो अंग और अ जो है हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं, तो ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। कौन कौन, अंग और अ। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 134 दिया हुआ है। प्रश्न 134 में दिया हुआ है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं
किया जाता है। तो अंग और ऐसी दो हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका जो गिनती होती है स्वर में नहीं गिने जाते हैं। कौन कौन? अंग और यहाँ पे एक और एक आ होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 135। 135 में दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग और अ को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि व जो है तो तालव्य है, तो तालव्य नहीं है, ओष्ठ भी नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, तो ये क्या है? दंतोष्ठ है। वह क्या है? दंतोष्ठ वर्ण होता है। चलिए 136 के बाद चलते हैं 137 पे। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 137 नंबर, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। सघोष भी है और महाप्राण भी है। ये कौन सा है? तो क नहीं है लेकिन झ है, ठ नहीं है और प भी नहीं है। क्या है? सघोष और महाप्राण। तो झ को सघोष और महाप्राण व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो कामता प्रसाद ने जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भेद माने हैं? तो 2 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 2 भेद, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आगे चला गया, प्रश्न संख्या 139। प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, तो वह क्या है? दंत ओष्ठ है। हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं। वह कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 140 पे। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं? तो च, छ, ज, झ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। तो कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? तो वह को जो है दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 142 कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें सभी पूछ लिया गया है कि स्पर्श कौन सी है, घोष कौन सी है, महाप्राण कौन सी है और ओष्ठ कौन सी है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो प, फ, ब, भ और म, ये क्या होते हैं? वो ओष्ठ होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का क्या हो जाएगा? जो भ है यानी विकल्प ए 142 का ये हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए इस हिसाब से हम लोग ए को सही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 143 नंबर कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण, घोष या निर्नुनासिक। तो ब क्या है? तो ब जो है ओष्ठ होता है क्योंकि प, फ, ब, भ में आता है। ब स्पर्श होता है क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ण होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये अल्प प्राण में आता है, अघोष भी है और निर्नुनासिक भी है। तो इस हिसाब से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 144 नंबर पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत या स्वीकार किए गए हैं। तो कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं ये बताना है। तो उसमें स्वर, स्थान, काल, प्राण और सुर, ये विकल्प बी हम लोगों का सही होगा, इसे रट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 145 नंबर
तो 145 वाले पे दिया हुआ है कि निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। जो अघोष भी है और क्या है, अल्प प्राण भी है। तो अघोष और अल्प प्राण में कौन है, क और त क्या है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता शब्द में जो है ये कौन सी ध्वनि है, तो संयुक्त ध्वनि नहीं है, संपृक्त ध्वनि भी नहीं है, लेकिन युग्मक है। कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 147 पे प्रश्न दिया हुआ है कि ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, यानी कौन सा सही है। ये तालव्य ध्वनियां हैं, नहीं। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, नहीं है। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई कि ये जो है तालव्य तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये जो है उत्क्षिप्त हैं। मूर्धन्य और उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। ड और ढ को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यानी विकल्प बी हम लोगों का इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अनुस्वार में तो अंगा भी आ जाता है, अड़ भी आ जाता है, इ भी आ जाता है, लेकिन यह जो है ये नहीं आता है। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 149। दिया हुआ कि क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क जो है अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है। तो कंठ तो है, तो ये तालव्य वाला तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि क क्या है, कंठ है, स्पर्शी भी है, तो संघर्षी नहीं है, स्पर्शी है। बचा ये दो विकल्प। अब बताना है कि ये अघोष है कि सघोष है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो क होता है वो अघोष होता है, तो सघोष नहीं होता है, तो विकल्प बी भी कट जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। 149 का विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। प्रथमा को नहीं कहा जाता है, तृतीया को भी नहीं कहा जाता है, चतुर्थ को भी नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।